गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात सभी को। सभी का स्वागत है आज सुबह की पहली क्लास में। तो बच्चों, जैसा कि अब तक की क्लास में हमने सिर्फ रिवीजन किया भाषाई कौशलों का। जितने भी भाषाई कौशल थे जो हमारे हिंदी भाषा के विकास के लिए जरूरी थे, उनका अभ्यास हमने अब तक की क्लास में किया। साथ ही लेखन कौशल की बात करते हुए लेखन में हम जो गलतियां करते हैं, जो मिस्टेक्स करते हैं, उसे सुधारने के लिए किन व्याकरण कौशलों की आवश्यकता होती है, उसके बारे में भी अभी तक की क्लास में हमने सीखा। तो लेखन कौशल और भाषाई कौशल, जितने भी भाषाई अन्य कौशल हैं, उन सभी को डिटेल में अब तक हम सीख चुके हैं। अब आज से हम अपनी टेक्स्ट बुक, हिंदी की टेक्स्ट बुक के लेसन पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक की जो पहली कविता है, जिसका नाम है चांदनी रात। तो आज की क्लास में हम चांदनी रात कविता को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके भावार्थ, उसके शब्दार्थ, इन सब चीजों का अध्ययन आज हम करने वाले। तो आइए चलें आज हम अपनी पहली कविता चांदनी रात की ओर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम अपनी पहली कविता पढ़ने वाले हैं। हमारी पहली कविता का नाम है चांदनी रात और इस कविता के कवि हैं श्री मैथिली शरण गुप्त जी। ये इस कविता के कवि हैं जिन्होंने इस कविता की रचना की है या इसको लिखा है। तो ये चांदनी रात जो कविता है, ये एक पंचवटी खंड काव्य है। उसकी कुछ पैराग्राफ आपकी पाठ्य पुस्तक में कविता के रूप में दिए गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कवि का परिचय। तो कवि यानी चांदनी रात कविता के जो कवि हैं श्री मैथिली शरण गुप्त जी, उनका यदि हम जीवन परिचय के बारे में बात करें तो मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं। खड़ी बोली यानी कविताओं को अलग अलग कवि जो है वो अलग अलग बोली भाषाओं में लिखते हैं। जैसे अवधी हुई, मैथिली हो गई, उसी तरह से खड़ी बोली यानी हम जो बोली, जो हिंदी हम बोल चाल की भाषा में प्रयोग में लाते हैं, उस हिंदी को हम कहते हैं खड़ी बोली। तो इस खड़ी बोली के जो है मैथिली शरण गुप्त जी महत्वपूर्ण कवि हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में झांसी जिले के चीरगांव में हुआ। 12 वर्ष की अवस्था में उन्होंने ब्रज भाषा में कविता की रचना आरंभ की। उनकी रचनाएं पवित्रता, नैतिकता, मानवीय संवेदनाओं और विशेषकर नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत है। उनकी रचनाओं से प्रसन्न होकर गांधी जी ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। जिस तरह से हम गांधी जी को राष्ट्रपिता का सम्मान देते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं, तो उसी तरह से गांधी जी ने श्री मैथिली शरण जी गुप्त को राष्ट्र कवि कह के पुकारा था, यानी इन्हें उन्होंने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। ये उत्तम दर्जे के कवि थे, इसलिए इन्हें राष्ट्र कवि कहा गया। 12 दिसंबर 1964 को दिल का दौरा पड़ने के कारण इनका निधन हो गया। तो जैसा कि हमने इनके जीवन परिचय में देखा कि 12 वर्ष की अवस्था से ही ये कविताएं लिखते आ रहे हैं। जब 12 वर्ष की अवस्था में उन्होंने कविताएं लिखने की शुरुआत की थी, तो वो कविताएं उन्होंने ब्रज भाषा में लिखने की शुरुआत की थी। आगे चलते हुए उन्होंने अपने आप को और विकसित किया और अन्य भाषाओं में भी उन्होंने कविता लिखी। साथ ही खड़ी बोली में अधिकतर अपनी कविताएं उन्होंने लिखी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनकी कविताएं जो है वो पहुंच सके और वो लोगों के मस्तिष्क पे, दिलो दिमाग पर असर कर सके।
इनकी प्रमुख कृतियां यदि हम देखेंगे, यानी इनकी प्रमुख रचनाएं यदि हम देखेंगे, तो महाकाव्य साकेत, खंड काव्य यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती, नाटक, रंग में भंग, राजा प्रजा आदि। यानी इन्होंने महाकाव्य भी लिखे हैं, खंड काव्य भी लिखे हैं और नाटक भी लिखे हैं। ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इसके अलावा भी इनकी कई कृतियां हैं, लेकिन इनकी जो मुख्य कृतियां हैं वो यहाँ पर आपके सामने हमने रखी। अब हम बात करते हैं अपने आज के पद्य की। तो जैसा आप जानते हैं, हमारी पाठ्य पुस्तक जो है वो दो भागों में विभाजित होती है। एक होता है गद्य और एक होता है पद्य। गद्य अर्थात जितने भी निबंध या कहानी के भाग होते हैं वो गद्य में आते हैं, गद्य खंड में आते हैं। और पद्य यानी कविताएं। जितनी भी कविताएं होती हैं हम उसे दूसरे शब्दों में कहते हैं पद्य। यानी कविता का समानार्थी शब्द यदि आप सीधे तौर पे कहें तो वो हो गया पद्य। तो पद्य परिचय यानी हमारा आज का जो पद्य है या हमारी जो आज की कविता है, एक बार हम उससे परिचय कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी कविता है वो एक खंड काव्य के रूप में है। खंड काव्य में मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता। अब खंड काव्य क्या है? जैसे महाकाव्य, जब महाकाव्य होता है तो उसमें कई सारी घटनाओं का समावेश होता है। बहुत सारी अलग अलग घटनाएं जो है वो उस महाकाव्य में दिखाई जाती हैं। लेकिन जब हम खंड काव्य की बात करते हैं तो खंड काव्य में मनुष्य जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। यानी पूरे खंड काव्य में किसी एक घटना के बारे में ही बात की जाती है। इसमें प्रासंगिक कथाओं यानी समय समय पर होने वाली घटनाओं का जिक्र नहीं होता, बल्कि किसी एक पहलू को ही पकड़कर जीवन की किसी एक समस्या या एक घटना के बारे में ही पूरे खंड काव्य में वर्णन किया जाता है। तो आज की जो हमारी कविता है वो एक खंड काव्य है, खंड काव्य के रूप में है। असल में ये कविता अगर आप देखने जाएंगे या आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी पूरी कविता, तो ये पूरी कविता जो है ये बहुत बड़ी है। इसके कुछ पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में कविता के रूप में दिए गए, क्योंकि ये पूरी कविता जो है वो खंड काव्य के रूप में है। प्रस्तावना यदि हम इसकी देखें तो प्रस्तुत कविता चांदनी रात पंचवटी खंड काव्य से ली गई है। ये जो कविता है जिसका नाम हमारी पाठ्य पुस्तक में चांदनी रात लिखा गया है, क्योंकि इसमें चांदनी रात का वर्णन किया गया है। लेकिन असल में ये कविता जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी की पंचवटी खंड काव्य से ली गई है। पंचवटी खंड काव्य से कुछ उसकी पंक्तियां पद्यांश जो है वो यहाँ कविता के रूप में आए हैं। कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने इस कविता में प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यक्त किया है। प्रकृति की छटा, प्रकृति यानी हमारी नेचर, जिसे हम माँ के रूप में भी जानते हैं। तो हमारी ये जो प्रकृति है इसकी सुंदरता, इसके सुंदर रूप, इसके मधुर रूप का जो वर्णन है वो इस कविता में कवि ने किया है, तथा चांदनी रात का मनोहारी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया। चांदनी रात कैसी होती है उसका मनोहारी चित्रण, यानी मन को हर लेने वाला चित्रण, मंत्र मुग्ध कर देने वाला चित्रण या वर्णन जो है यहाँ आज की कविता में कवि ने किया है। तो ये था आज की कविता का पद्य परिचय। आगे है सारांश। तो जब हम इस कविता को पढ़ते हैं, जब आप इस कविता को पढ़ते हैं, वाचन करते हैं, तो इसका सारांश क्या निकलता है? सारांश है इस कविता का कि कवि चांदनी रात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चंद्रमा की किरणें जल
और थल में फैली हुई है। पृथ्वी से लेकर आकाश तक सर्वत्र चांदनी बिछी हुई है। पूरी प्रकृति चांदनी में सराबोर है। रात सन्नाटे में डूबी हुई है। वायु स्वच्छंद होकर मंद मंद बह रही है। सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद व्याप्त है। नियति चुपचाप अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है। ऐसे में पंचवटी की छटा बहुत ही निराली प्रतीत होती है। उसकी घनी छाया में पत्तों की एक सुंदर कुटिया बनी हुई है। इसके सामने स्वच्छ शिला के ऊपर धैर्यशाली निडर मन वाला एक पुरुष बैठा हुआ है। यह वीर ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे कामदेव योगी बनकर बैठे हैं। तो इस तरह से जब आप कविता को पढ़ते हैं, कविता क्योंकि जैसा कि पहले ही मैंने बताया, ये कविता जो है वो खड़ी बोली में लिखी गई है। खड़ी बोली में लिखने का कारण है कि जो भी इस कविता को, सामान्य मनुष्य भी यदि इस कविता को पढ़े तो वो आसानी से इसके भाव को समझ सके। तो यहाँ पर कवि चांदनी रात का जब वर्णन करते हैं तो उसमें किरणों के माध्यम से, चंद्रमा की जो किरणें हैं किस तरह से खूबसूरती के साथ पूरे जल और थल पर फैली हुई है। पूरे आकाश में ये किरणें छाई हुई हैं और पूरी प्रकृति जो है वो इस चांदनी में डूबी हुई है। रात का वक्त जब होता है, चंद्रमा जब पूरा होता है, तो उस समय उसकी चांदनी जो बिखरती है, उसकी जो रोशनी बिखरती है, वो एक अलग ही सुंदर चित्र सबके सामने प्रस्तुत करती है। तो एक बार आप ये कविता पढ़ेंगे, आपको खुद समझ में आएगा कि कितने सुंदर शब्दों में कवि ने पूरी चांदनी रात का वर्णन जो है वो हमारे सामने रखा है। और साथ ही इस चांदनी रात के माध्यम से कवि कुछ ऐसे बातें हैं जो हमारे सामने रखते हैं, हमें बताने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे अपनी कविता की। कविता की कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने पढ़ूंगी, उसके बाद हम इसका शब्दार्थ देखेंगे और इसका भावार्थ देखेंगे कि हर एक पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो सबसे पहला जो इसका पद्यांश है, हर एक पद्यांश में, आपकी पाठ्य पुस्तक जब आप पढ़ने बैठेंगे तो हर एक पद्यांश में 4 पंक्तियां हैं और इस तरह से आपकी पाठ्य पुस्तक में कुल 8 पंक्तियां यहाँ पर आपके सामने हैं। 8 पद्यांश आपके सामने हैं। दो दो पद्यांश का एक पद्यांश बनाकर मैंने आपके सामने यहाँ पर कविता को प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहला पद्यांश है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो ये हमारा पहला पद्यांश। अब इसके शब्दार्थ यदि हम देखें, यानी पद्यांश में आए हुए कुछ ऐसे कठिन शब्द जिनके अर्थ हमें नहीं मालूम है। खड़ी बोली में होने के बावजूद कवि ने कुछ हिंदी के शुद्ध शब्दों के यहाँ पर प्रयोग किए हैं, जिसका अर्थ यदि आपको नहीं मालूम है तो वो शब्दार्थ में आपको बता रही। तो सबसे पहला आया है शब्द चारु, चारु चंद्र। तो चारु का अर्थ है यहाँ पर सुंदर। थल, थल का अर्थ होता है धरती या जमीन। स्वच्छ, स्वच्छ का अर्थ होता है साफ सुथरा या निर्मल। चांदनी, चांदनी यानी चंद्रमा की किरणें। जब चंद्रमा रोशनी देता है तो रोशनी देने के लिए चंद्रमा से जो किरणें निकलती है उसे हम कहते हैं चांदनी, चांद की चांदनी।
अवनी, अवनी का अर्थ होता है धरती। अंबर, अंबर का अर्थ है आकाश। उलक, उलक यानी खुशी या रोमांच। तृण, एक शब्द आया है हमारे पद्यांश में, तृण। तृण का अर्थ है घास, हरी हरी घास। झूम, झूम यानी झूमना, जब हम खुशी से नाचते झूमते हैं तो वो झूमना। तरु, तरु का अर्थ होता है पेड़ या वृक्ष। तो पहला जो पद्यांश हमने पढ़ा, पहले पद्यांश के शब्दार्थ हमने देखे। अब पहले पद्यांश के माध्यम से कवि यहाँ पर हमें कहना क्या चाहता है, या कौन से मन के भाव हैं कवि के, जो वो इस कविता के माध्यम से हमारे सामने रखता है। तो कवि कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल सभी स्थानों पर क्रीड़ा कर रही है। यानी चांद की खूबसूरत जो किरणें हैं, चांद की खूबसूरत जो चांदनी है, वो हर जगह बिखरी हुई है। जैसा कि हम सब जानते हैं, चांद की चांदनी या चांद की किरणें जो है वो केवल हमें रात में ही दिखाई देती है। तो जाहिर सी बात है, इस वक्त कवि बात कर रहा है खूबसूरत रात की। जिस तरह से दिन में सूरज की किरणें या सूरज की रोशनी हर जगह बिखरी होती है, चाहे वो धरती हो या वो जल हो या पानी हो, और वो चाहे किसी भी तरह का पानी हो, एक छोटे से गड्ढे का पानी हो या नदी का पानी हो या समुद्र का पानी हो या झरने का पानी हो, हर जगह सूरज की किरणें बिखरी हुई होती है। उसी तरह से रात भी जब होती है तो रात की जो नीली किरणें हैं, चंद्रमा की जो नीली चांदनी है, वो चांदनी भी धरती पर पानी में हर तरफ बिखरी हुई होती है। और उस वक्त धरती की जो खूबसूरती है वो बेहद बढ़ जाती है। तो यहाँ पर कवि कल्पना करता है कि चंद्रमा की जो चंचल किरणें हैं, चंचल किरणें यानी नाजुक किरणें, छोटी छोटी किरणें जो है वो जल और थल, पृथ्वी पर जल में भी और थल में भी हर स्थान पर क्रीड़ा कर रही है, यानी खेल रही है। ये कवि की कल्पना है कि किरणें मानो कि कोई छोटी बच्चियां हुई, शरारती बच्चियां हुई, जो हर तरफ क्या कर रही है, क्रीड़ा कर रही है, यानी कि खेल रही है। पृथ्वी से आकाश तक सभी जगह चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी फैली हुई है, चाहे वो पृथ्वी हो या आकाश हो। रात के वक्त में ये जो चंद्रमा की चांदनी है वो हर जगह फैली हुई है, जिसे देखकर ऐसा मालूम पड़ता है कि धरती और आकाश में कोई धुली हुई सफेद चादर बिछी हुई हो। अब यहाँ पर कवि क्या कल्पना करता है कि चंद्रमा की जो साफ किरणें हैं वो इस तरह से फैली हुई है हर जगह, जैसे लग रहा है कि धरती और आकाश के बीच में कोई सफेद चादर बिछाई गई है। जब आप पूर्णिमा में या चांद की, जब चांद पूरा होता है उस समय यदि आप बाहर देखें तो चांद की रोशनी जो है, चांद की रोशनी की वजह से सब कुछ सफेद दिखाई देता है। तो यहाँ पर कवि कल्पना करता है इसे सफेद चादर से। तो कवि ऐसा सोचता है जैसे हर तरफ सफेद चादर बिछी है और इस वजह से सब कुछ हमें सफेद सफेद दिखाई दे रहा है। पृथ्वी हरे घास के तिनकों की नोक के माध्यम से अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर रही है। अब यहाँ कवि की एक और कल्पना जागृत होती है कि पृथ्वी इतनी खुश है इस रोशनी की वजह से, और रोशनी के माध्यम से फैली हुई पृथ्वी की सुंदरता की वजह से, कि वो अपनी घास, छोटी छोटी घास के जो तिनके हैं उनकी नोक के माध्यम से अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर रही है। मंद सुगंधित वायु बह रही है। जो सुगंधित वायु है, रात के समय
चांद की चांदनी में जो ठंडी हवा बहती है, वो हवा जब शरीर को छूती है तो उसमें एक हल्की सी सुगंध भी महसूस होती है। तो उस सुगंधित वायु, ये जो मंद मंद यानी धीमे धीमे बहने वाली, तो धीरे धीरे बहने वाली ये जो वायु है, ये इस वक्त कवि को सुगंधित भी महसूस हो रही है। यानी ऐसा महसूस हो रहा है कवि को कि इस वायु में कोई सुगंध भी है, कोई महक भी है, जिसके कारण वृक्ष जो है वो धीरे धीरे हिल रहे हैं। तो ये चंद्रमा की जो खूबसूरत सुगंधित धीरे धीरे बहने वाली हवा है, इस हवा के कारण, इस वायु के कारण वृक्ष भी, पेड़ भी धीरे धीरे हिल रहे हैं, अपनी जगह पर खड़े हुए धीरे धीरे हिल रहे हैं। यानी वो इस चांदनी रात का आनंद उठा रहे हैं। हम किसी गाने को जब सुनते हैं, जब किसी गाने को महसूस करते हैं, तो हम भी क्या करते हैं, चाहे अनचाहे, हम नहीं चाहते तो भी हमारी गर्दन या हम खुद या हमारा पैर क्या करता है, गाने की धुन पर थिरकने लगता है। हम उसे हिलाते हैं, अपनी गर्दन थोड़ी हिलाते हैं आगे पीछे, या अपने आप को थोड़ा हिलाते हैं उस सुंदर से गाने को या उसकी म्यूजिक को महसूस करते हुए। तो उसी तरह कवि की कल्पना यहाँ पर कह रही है, कवि ऐसा अपनी कल्पना के माध्यम से कहना चाहता है कि उसी तरह जिस तरह हम आनंद लेते हैं, उसी तरह चांद की चांदनी रात में बह रही इस ठंडी हवा, धीमी हवा का आनंद लेते हुए वृक्ष भी जो है वो धीरे धीरे हिल रहे हैं, इस आनंद को महसूस कर रहे हैं। अब यहाँ पर दूसरी पंक्तियां, पद्यांश जो है उसके बाद दूसरी पद्यांश में कवि क्या कहना चाहता है, तो अ, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा, पर बंद नहीं अब भी चलते हैं, नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से चलते रहते हैं ये आप। तो दूसरा पद्यांश जो अभी हमने रीड किया, उसका शब्दार्थ यदि हम देखें तो वो इस तरह से है। सबसे पहले निस्तब्ध, निस्तब्ध का अर्थ होता है सन्नाटे से भरी। यानी जब आधी रात की बात की जाए तो आधी रात में चांदनी भले हो, रोशनी भले हो, लेकिन उस समय क्या होता है, पूरी तरह से सन्नाटा होता है, तो उसे हम कहते हैं निस्तब्ध। निशा, निशा का अर्थ है यहाँ पर रात। स्वच्छंद, स्वच्छंद का अर्थ है स्वतंत्र। सुमंद, सुमंद यानी मंद मंद या धीरे धीरे। गंधवाह, गंधवाह यानी वायु या सुगंधित हवा। निरानंद, निरानंद यानी आनंद रहित, जिसे कोई आनंद ना हो रहा हो, वो है निरानंद। नियति, नियति यानी नियति रूपी नटी। नटी का अर्थ है यहाँ पर नर्तकी, नर्तकी यानी जो नृत्य करती हो। कार्यकलाप, यहाँ पर कार्यकलाप का अर्थ है क्रियाकलाप या गतिविधि। जो हम कुछ कार्य करते हैं उसे कहते हैं कार्यकलाप या क्रियाकलाप। एकांत, एकांत यानी सुनसान या वीरान। तो यहाँ पर कवि इस पद्यांश के माध्यम से लक्ष्मण जी के मन की बात को हमारे सामने रखते हैं। अब लक्ष्मण जी कैसे आए,
तो यहाँ पर पंचवटी खंड काव्य में कवि मैथिली शरण गुप्त ने वर्णन किया है जिस समय राम लक्ष्मण और सीता जी वनवास पर थे। तो हम सभी जानते हैं कि राम लक्ष्मण और सीता जी 14 वर्ष के वनवास पर गए थे। तो इस 14 वर्ष के वनवास के दौरान जो घटनाएं घटित हुई थी उसे लक्ष्मण जी के व्यू से, यानी लक्ष्मण जी के माध्यम से, यानी लक्ष्मण जी क्या सोचते होंगे, किस तरफ क्या देखते होंगे, उनके माध्यम से पंचवटी खंड काव्य में कवि ने कुछ कविताएं जो है वो वर्णित की है। तो यहाँ पर चांदनी रात में या इस पंचवटी खंड काव्य में लक्ष्मण जी के जो विचार हैं, उनकी जो सोच है वो कवि ने यहाँ पर रखी है, उनको एक उदाहरण के तौर पर लिया है। तो ये जो दूसरी पद्यांश जो हमने पढ़ी, कवि ऐसी कल्पना करता है कि उसे लक्ष्मण जी सोच रहे हैं अपने मन में। तो क्या सोच रहे हैं? लक्ष्मण अपने मन में सोचते हैं कि यहाँ कितनी स्वच्छ और चमकीली चांदनी है और रात्रि भी बहुत शांत है। तो कवि ऐसी कल्पना कर रहे हैं पंचवटी खंड काव्य की इस सुंदर कविता के माध्यम से कि लक्ष्मण जी अपने मन में ये सोच रहे होंगे, जब लक्ष्मण जी पहरा देते थे सीता माता और राम जी के लिए, लक्ष्मण जी जब उनकी कुटिया के बाहर खड़े रहकर पहरा देते थे, तो उस समय लक्ष्मण जी ऐसा सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इस रात में कितनी स्वच्छ और चमकीली चांदनी है और रात भी जो है वो कितनी शांत है। स्वच्छ सुगंधित वायु मंद मंद बह रही है, साफ सुथरी और सुगंधित यानी महकती वायु, महकती हवा जो है वो धीरे धीरे बह रही है। पंचवटी में किस और आनंद नहीं है। इस समय चारों ओर पूर्ण शांति है, फिर भी नियति रूपी नटी, नियति रूपी नटी यानी नियति यहाँ पर हो गई है हमारी भाग्य, भाग्य की हमारी जो नर्तिका है अर्थात नर्तकी, अपने कार्यकलाप बहुत शांत भाव से और चुपचाप पूरा करने में तल्लीन है। तो यहाँ लक्ष्मण जी सोचते हैं कि भले ही ये रात इतनी शांत है, इतनी स्वच्छ शीतल चमकीली चांदनी इस रात में बिखरी हुई है, धीरे धीरे हवा बह रही है, सुगंधित हवा बह रही है, हर कोई जो है इस वक्त आराम कर रहा है, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति में भी क्या हो रहा है, हर तरफ पूरी शांति, जहां पर पूरी शांति फैली हुई है, ऐसी स्थिति में भी हमारी जो नियति रूपी नटी है यानी हमारी जो भाग्य रूपी नर्तकी है वो अपने कार्यकलाप अभी भी करती जा रही है, वो वहां पर आराम नहीं कर रही है, वो इस रात का आनंद नहीं ले रही है, वो अपने कार्यकलापों में व्यस्त है। तो इस तरह इस दूसरे पद्यांश के माध्यम से कवि लक्ष्मण के मन की सोची हुई बातों द्वारा, ऐसा कवि की ये कल्पना ही है, अब ये तो कोई नहीं जानता कि उस समय लक्ष्मण क्या सोच रहे हैं, लेकिन ये केवल एक कवि की कल्पना मात्र है कि पंचवटी में सीता और राम जी की रखवाली करते समय, रात को पहरा देते समय, चांदनी रात में लक्ष्मण जी अपने मन में ये सोच रहे होंगे कि इतनी स्वच्छ सुंदर चांदनी में भी नियति रूपी जो हमारी नदी है वो आराम नहीं कर रही है, बल्कि वो अपने कार्यकलापों को बहुत ही शांत भाव से पूरा कर रही है। अब तीसरा पद्यांश यदि हम देखें तो वो इस तरह से है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका
नया रूप झलकाता है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग करके कवि ने रात और सवेरे का जो अंतर है या उनकी जो क्रियाएं हैं उसके बारे में कवि ने वर्णन किया है। सबसे पहले इसके शब्दार्थ यदि हम देखें तो पहला एक शब्द आया है वसुंधरा। तो वसुंधरा का भी अर्थ होता है धरती। तो यहाँ यदि आप कविता को ध्यान से पढ़ेंगे तो जैसा कि हमने हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची या समानार्थी शब्द पढ़ा था, तो यहाँ खुद ब खुद आपको कुछ शब्द एक ही कविता में एक ही शब्द के कुछ पर्यायवाची शब्द मिल चुके हैं। जैसे हम धरती की यदि बात करें तो धरती के लिए जो पर्यायवाची शब्द है वो अभी तक हमने कौन कौन से देखे, तो जल सॉरी थल, अवनी और वसुंधरा, ये तीन शब्द कवि ने केवल धरती के लिए प्रयोग किए। तो धरती के लिए एक ही शब्द का बार बार प्रयोग ना करके कवि ने अपनी पूरी कविता में उसके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया है कविता की खूबसूरती को और अधिक बढ़ाने के लिए। तो इसी तरह से जब आप लेखन करने बैठते हैं तो आप भी यदि पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करें अपने लेखन में तो आपके लेखन की खूबसूरती भी बढ़ती है। तो यहाँ हमारी कविता में एक शब्द के लिए तीन पर्यायवाची शब्द हमें मिल गए। बस शर्त है कविता को थोड़ा सा या जिस भी पाठ को आप पढ़ रहे हैं उसे थोड़ा सा ध्यान देकर समझ कर आप पढ़ें। तो हम बात कर रहे थे शब्दार्थ की। पहला शब्दार्थ है हमारा वसुंधरा। वसुंधरा का अर्थ है धरती। विरामदायिनी, विरामदायिनी का अर्थ होता है आराम देने वाली। विराम, विराम यानी रुकना, तो रुकते हम कब है, आराम करने के लिए। तो यहाँ विरामदायिनी अर्थात आराम देने वाली। शून्य, शून्य वैसे हम गणित की भाषा में यदि शून्य की बात करें तो वो होता है जीरो, लेकिन यहाँ हिंदी में जब हम शून्य की बात करते हैं तो वो होता है आकाश। यानी आकाश के लिए समानार्थी शब्द के रूप में हम शून्य का प्रयोग भी करते हैं। यहाँ पर आकाश के भी हमने पर्यायवाची शब्द देख लिए। आकाश के लिए हमने शून्य, अंबर, इन दो पर्यायवाची शब्दों को देखा। श्याम तनु, श्याम का अर्थ होता है हमारी हिंदी में सांवला। श्याम रंग यानी सांवला रंग, और तनु का अर्थ होता है शरीर यानी सांवला शरीर। श्याम तनु का अर्थ हुआ सांवला शरीर। तो अब इस पद्यांश के माध्यम से कवि ने जो है वो रात और सुबह की खूबसूरती का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि चांदनी रात में पृथ्वी सबके सो जाने पर ओस रूपी मोतियों को बिखेर देती है। जब चांदनी रात होती है उसके बाद सुबह यदि आप जल्दी उठें, 6-7 बजे की सुबह में यदि आप जल्दी उठकर देखें तो हर तरफ, धरती पर हर तरफ पानी की बूंदें बिछी हुई मिलती हैं। जहां पर हरियाली हो, जैसे सूखी जमीन पर जब वो बूंदें अगर होंगी भी तो जमीन क्या करती है, उसे सोख लेती है। लेकिन यदि आप घास के क्षेत्र में जाएं तो घास पर या पत्तों पर वो पानी की जो छोटी छोटी बूंदें हैं, यानी वो जो जिसे हम कहते हैं ओस, तो वो ओस की जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो एक मोती जैसी दिखाई देती हैं। हर एक ओस की बूंद जो है वो मोती की तरह प्रतीत होती है। सॉरी। तो कवि की ऐसी कल्पना है कि चांदनी रात में जब हर कोई सो जाता है, जब हर कोई सोकर आराम करता है, उस वक्त पृथ्वी सबके सो जाने पर क्या करती है, चांदनी रात पृथ्वी पर अपने ओस के जो मोती है, ओस रूपी जो मोती है वो हर तरफ बिखेर देती है।
सारे तरफ, हर तरफ वो ओस के मोतियों को फैला देती। कौन फैलाती है? चांदनी रात। सूर्य हमेशा सुबह होने पर उन मोतियों को अपनी किरणों से बटोर लेता है। अब यहाँ पर कवि की कल्पना देखिए, कितनी खूबसूरत कल्पना कवि कर रहा है कि सबसे पहले तो चांदनी रात जब आती है, चांदनी रात अपनी खूबसूरती जो है, अपनी खूबसूरती पृथ्वी को देने के लिए अपने जो मोती है, यानी अपने ओस के जो मोती है, वो पृथ्वी पर हर तरफ बिखरा देती है। और जब सुबह होता है तो सूर्य चांदनी रात ढलने पर, यानी चांदनी रात जब ढलती है तो चंद्रमा भी ढल जाता है, और चंद्रमा के ढलने पर सूर्य का उदय होता है, यानी सुबह होती है और उस समय सूर्य उदित होता है। तो जब सूर्य उदित होता है या सूर्य बाहर आता है तो वो हमेशा अपनी किरणों से उन मोतियों को बिखेर लेता है, सॉरी समेट लेता है। सारी किरणें जो है वो अपने आप में बटोर लेता है, और अस्त होने से पहले ही वह आराम प्रदान करने वाली संध्या देकर चला जाता है। और जब सूरज अस्त होता है तो उस समय वो फिर से हमें आराम प्रदान करने वाली, यानी हमें विराम देने वाली, हमारे शरीर को आराम देने वाली संध्या देकर चला जाता है। अब यहाँ पर कवि का क्या कहना है कि आराम, हम आराम कब करते हैं? रात में। सूर्य की जब तक रोशनी होती है तब तक हम कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं, और उसके बाद जब सूर्य जाता है तो वो हमें आराम देने वाली शाम देकर जाता है। संध्या का अर्थ यहाँ पर हुआ शाम या रात। तो जब हमें सूर्य जाता है, जब वो अस्त होता है, उस समय हमें वो खूबसूरत सी आराम करने वाली शाम देकर जाता है, रात देकर जाता है, जिसमें हम अपने आप को आराम देते हैं। मानो आकाश को सांवला शरीर देकर वह अपना नया सा रूप छलका जाता है। तो जब तक सूरज होता है तब तक हर तरफ क्या होता है? उजाला होता है। तब तक हर तरफ क्या होती है? खूबसूरती, सूरज की खूबसूरती छाई रहती है। तब तक हमारा जो परिवेश है वो क्या होता है? गोरा होता है, ऐसी कवि की कल्पना है। लेकिन जैसे ही सूर्य का अस्त होता है, जब सूर्य जाता है तो उस समय वो आकाश के शरीर को सांवला रंग देकर चला जाता है, यानी उसे श्याम रंग देकर, सांवला करके सूरज जो है वो चला जाता है। तो इस तरह से इन पंक्तियों के माध्यम से सरल भाषा में कवि ने हमें यही बताया है कि जब चांदनी रात आती है तो वो अपने तोहफे के रूप में धरती पर मोतियों की खूबसूरती बिखेर कर जाती है। और जब सुबह आती है, चांदनी रात के ढलते ही, जैसे ही सूर्य बाहर आता है, सूर्य अपनी किरणों को भेजकर, जिस तरह से चांदनी रात ने चंद्रमा ने अपनी किरणों को भेजकर धरती पर मोती बिखेरे होते हैं, उसी तरह से सूर्य बाहर आकर जब सूर्य उदित होता है तो अपनी किरणों को भेजकर उन्हीं मोतियों को वो बटोर लेता है, सारे मोती वो बटोर लेता है। आप भी यदि नोटिस करेंगे, जल्दी अगर हम उठते हैं, सूर्य उदय होने के पहले अगर हम उठते हैं, चांदनी रात होने के बाद, तो धरती पर ओस की बूंदें पड़ी होती हैं। लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ता है, जैसे जैसे सूरज बाहर निकलता है, वो सारी बूंदें जो है वो सूख जाती हैं। तो इस सूखने को कवि ने किस अर्थ में लिया है कि जैसे वो सूर्य किरणों के माध्यम से सारे मोतियों को बटोर कर अपने पास रख लेता है। और जब वो अस्त होता है, धीरे धीरे सूर्य भी जब अस्त होता है, तो अस्त होते ही पूरे आकाश को सांवला रंग देकर वहां से सूरज जो है वो चला जाता है, और हर तरफ एक नया रूप फैला जाता है। तो इस तरह अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी कविता के माध्यम से बहुत ही खूबसूरती के साथ चांदनी रात का वर्णन कवि ने यहाँ पर किया। हमने अब तक कविता की कुल
6 पंक्तियां देख ली, 6 पद्यांश देख लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक 4 पंक्तियों का एक पद्यांश आपकी पाठ्य पुस्तक में है, और मैंने यहाँ पर 8 पद्यांश का एक पद्यांश बनाकर आपके सामने उसके शब्दार्थ और उसके भावार्थ प्रस्तुत किए। तो यहाँ पर हमने कौन से ये पद्यांश पढ़े उसका एक बार हम फिर से शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, पहला पद्यांश यानी 8 पंक्तियों का यहाँ पर जो हमने पद्यांश देखा, वो सबसे पहला पद्यांश था, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु मंद पवन के झोंकों से। तो यहाँ पहले पद्यांश में कवि अपने खूबसूरत शब्दों के माध्यम से, अपनी कल्पना के माध्यम से खूबसूरत चांदनी का वर्णन करता है। किस तरह से धरती पर हर तरफ, चाहे वो जल हो, चाहे वो थल हो, चाहे वो अवनी हो, चाहे वो अंबर तल हो, हर जगह एक स्वच्छ खूबसूरत चांदनी बिछी हुई है। और इस चांदनी का, इस खूबसूरती का धन्यवाद धरती कैसे देती है, तो हरित तृणों की नोकों से। उसकी जो हरी घास की नोक है, उन नोकों के माध्यम से पृथ्वी जो है वो इस खूबसूरती के लिए पुलक प्रकट करती है, यानी धन्यवाद, खुशी प्रकट करती है। और इसके वृक्ष भी मंद पवन के झोंकों से, यानी धीरे धीरे जो हवा बह रही है, उस हवा के माध्यम से उसके वृक्ष भी धीरे धीरे झूम रहे हैं, इस दृश्य का आनंद ले रहे हैं। तो पहले पद्यांश के माध्यम से कवि हमें ये बात कहना चाहता है। दूसरे पद्यांश के माध्यम से हमें कवि कहता है कि ये जो स्वच्छ चांदनी है, ये सुंदर चांदनी है, ये बहुत ही शांत है, क्योंकि उस समय सब लोग क्या हो जाते हैं, हर तरफ हर कोई आराम करता है, सब लोग सो जाते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो प्राणी हो, हर कोई उस वक्त आराम करता है। घनी रात, अंधेरी रात जब होती है, तो हर कोई जीवित वस्तु जो है वो आराम करने चली जाती है। तो पूरी रात जो है, पूरी निशा जो है वो कैसी हो जाती है, निस्तब्ध हो जाती है। तो ये जो निस्तब्ध निशा है, इसमें हर तरफ जो स्वच्छ चांदनी फैली हुई है, वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ती है। स्वच्छंद सुमंद गंध, यानी हर तरफ जो है वो स्वतंत्र रूप से फैली हुई धीमी धीमी गंध जो है वो निशा में हर तरफ फैल जाती है, हर दिशा में फैल जाती है। और ये दूसरा पद्यांश जो है, ये कवि लक्ष्मण के मन के विचार के रूप में यहाँ पर रखते हैं, कि ये चीज लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि भले ही रात इस वक्त शांत हो चुकी है, हर तरफ शांति है, लेकिन जिस तरह स्वच्छ चांदनी फैली हुई है, वो अपनी गंध जैसे पूरे वातावरण में फैला रही है, लेकिन फिर भी जो नियति है, जो हमारी नियति है, नियति को यहाँ पर कवि लक्ष्मण के माध्यम से एक नर्तकी के रूप में देखते हैं, एक नटी के रूप में देखते हैं, कि वो यहाँ पर जो हमारी नियति है, नियति रूपी जो हमारी नटी है या नर्तकी है, वो लेकिन आराम नहीं कर रही, वो इस दृश्य का आनंद नहीं ले रही, बल्कि वो एकांत भाव से अपने कार्यकलापों में लगी हुई, रोज के जो उसके कार्य हैं उसमें वो लगी हुई, यानी हमारा भाग्य बुनने उधेड़ने में वो अभी भी लगी हुई है, वो आराम नहीं कर रही है। और अंत में तीसरे पद्यांश के माध्यम से कवि कहते हैं कि जिस तरह से रात होती है, चांदनी रात के बाद चांद चंद्रमा अपने किरणों के माध्यम से खूबसूरत छोटे छोटे मोती जो है वो पूरी धरती पर बिखेर देता है, और जैसे ही सवेरा होता है, सवेरा होते ही सूर्य अपनी किरणों को भेजकर उन सारे मोतियों को बटोर लेता है। और जाते जाते जब सूरज इन मोतियों को बटोर लेता है, बटोरने के बाद धीरे धीरे वो भी अपने घर जाने की, या वो भी अपने वापस जाने की शुरुआत करता है, और जब वो वापस जाता है तो उस समय वो हमें आराम करने वाली
श्याम रंग की यानी सांवले रंग की शाम देकर जाता है। जिस शाम में हम बैठकर या जिस रात में हम अपने आप को आराम देते हैं, अपने रोज के कार्यकलापों से विराम देते हैं। तो इस तरह से बहुत ही खूबसूरत शब्दों में, बहुत ही खूबसूरती के साथ अपनी कल्पना को एक कविता के माध्यम से कवि ने यहाँ पर रखा है, चांदनी रात का वर्णन करते हुए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, खंड काव्य क्या होता है? मनुष्य की जीवन की केवल एक घटना के ऊपर ही कवि जो है वो उस खंड काव्य में लेखन करता है। तो यहाँ पर एक घटना यानी चांदनी रात, चांदनी रात का वर्णन जो है वो कवि यहाँ पूरी कविता में कर रहा है, अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से। तो आज की इस क्लास में हम इतनी ही कविता का हम अध्ययन करेंगे। बाकी जो बची हुई कविता है वो अगली क्लास में मैं फिर से आपके सामने उसके शब्दार्थ और भावार्थ के साथ लेकर आऊंगी। तब तक के लिए आप कविता को पढ़कर रखेंगे, आप कविता को अच्छी तरह से पढ़िए। कविता इतनी सरल भाषा में है कि आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो आप कविता को अच्छी तरह से पढ़िए, उसके शब्दार्थ भी पढ़िए। साथ ही जिस तरह मैंने आपको बताया, पढ़ते समय, वाचन करते समय थोड़ा सा ध्यान रखिए कि किन शब्दों के लिए कवि ने पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम फिर से मिलेंगे इसी पाठ, इसी कविता के साथ, इसके आगे के भाग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Thank you so much, Vinita ma'am. थैंक यू अलमस मैम।